नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल प्रदीप में आपका स्वागत है। आज हम लोग कारखाना अधिनियम 1948 से एपीएफओ का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले कारखाना अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा को पढ़ते हैं। कारखाना जब किसी निश्चित सीमा के अंतर्गत कोई संस्थान स्थापित किया गया हो तथा उसके किसी या सभी भाग में विनिर्माण की प्रक्रिया होता हो, साथ ही इस विनिर्माण प्रक्रिया या कार्य में 10 कर्मकार शक्ति की सहायता से या 20 कर्मकार बिना शक्ति की सहायता से विगत 12 मास से किसी एक दिन कार्य किए गए हो या विगत 12 मास से कार्य करते आ रहे हो, इस प्रकार के संस्थान को कारखाना कहा जाएगा। लेकिन कारखाना की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, जैसे खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत संस्थान। दूसरा, सैनिक गतिशील इकाइयाँ। तीसरा, गतिशील रेलवे शेड, होटल, विश्रामालय, भोजन करने का स्थान, उपहार गृह इत्यादि। कारखाना के अंतर्गत परिभाषा के अंतर्गत आपको मेनली यही याद रखना है कि सबसे पहले कि 10 श्रमिक शक्ति के साथ अर्थात इंस्ट्रूमेंट के साथ और 20 श्रमिक बिना शक्ति के साथ। दूसरा कंसेप्ट याद रखना है कि 12 मास में किसी एक भी दिन कार्य किया हो गया हो, किसी एक भी दिन कार्य किया गया हो या 12 महीने में से काम करते आ रहा हो, 12 महीने से काम करते आ रहा हो। यही दो चीज़। तीसरा चीज़ इसमें ये याद रखना है कि कौन कौन से परिभाषा में कारखाना के परिभाषा में शामिल हैं या नहीं हैं। ये चीज़ बहुत पूछा जाता है। पहला, खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत संस्थान। सैनिक गतिशील इकाई, इस सैनिक गतिशील इकाई के अंतर्गत आता है कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, ये जो है खान अधिनियम कारखाना के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। इसका गतिशील रेलवे शेड, होटल, विश्रामालय, भोजन करने का स्थान, उपहार गृह इत्यादि शामिल नहीं होते हैं। कारखाना 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 12 कारखाना। वैसे कारखाना जहां वस्तुओं का उत्पादन वर्ष भर होता है उसे 12 कारखाना कहा जाता है, जैसे सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, सूती उद्योग इत्यादि। मौसमी कारखाना, वैसे कारखाना जहां वस्तुओं का उत्पादन एक खास मौसम में अर्थात 5 से 6 महीने तक होता है, जैसे चीनी मिल, आइसक्रीम फैक्ट्री इत्यादि। विनिर्माण प्रक्रिया, विनिर्माण प्रक्रिया का तात्पर्य निम्न से है, जैसे किसी वस्तु की मरम्मत करने या परिवर्तित करने या बांधने, सफाई, तोड़ने, नष्ट करने या प्राप्त करने के लिए किया जाए, जो इसके लिए बिक्री, परिवहन, सौंपने या देने के उद्देश्य से किया जाए, जैसे तेल, पानी, शौचालय को खींचना, छपाई हेतु टाइपिंग करने, प्रेस में छपाई इत्यादि, पोत या जहाज का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत या तोड़ने इत्यादि संबंधित कार्य। अतः हम कह सकते हैं कि अनेक प्रकार के उत्पादन या गैर उत्पादन कार्य को विनिर्माण प्रक्रिया माना जाता है। शक्ति, शक्ति की परिभाषा क्या है? शक्ति का तात्पर्य बिजली, ऊर्जा या वैसे ऊर्जा से है जो मशीन को चलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मानव या पशुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले ऊर्जा को शक्ति नहीं कहा जाएगा। खतरनाक प्रक्रिया, उद्योग से संबंधित वैसे प्रक्रिया या क्रियाकलाप से हैं जो प्रथम अनुसूची में दिया गया है एवं जिसके कच्चे सामग्री के रख रखाव, उत्पाद या सह उत्पाद या कूड़ा करकट के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है तथा इससे कार्य में नियोजित या संबंधित लोगों को स्वास्थ्य के लिए खतरा होते हैं। दूसरा, जो सामान्य पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है। यानी खतरनाक प्रक्रिया के अर्थ में क्या हुआ कि वैसा उद्योग से संबंधित वैसी प्रक्रिया जो प्रथम अनुसूची में शामिल है। आपको पता होगा कि प्रथम अनुसूची में क्या क्या शामिल होते हैं। प्रथम अनुसूची में उद्योग शामिल है, द्वितीय में रासायनिक पदार्थ शामिल है, तीसरा विस्फोटक शामिल है। इस तरह से तीसरा हो जाता है सक्षम व्यक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति जो संस्थान
ऐसा कोई व्यक्ति या संस्थान जो मुख्य निरीक्षक द्वारा इस कानून के अंतर्गत आवश्यकतानुसार जांच, परीक्षण तथा निरीक्षण करने हेतु मान्य हो, साथ ही इस उस व्यक्ति या संस्थान के इन कार्य हेतु योग्यता एवं अनुभव भी हो। दो चीज़, एक योग्यता अनुभव भी हो, दूसरा आवश्यकता अनुसार जांच, परीक्षण तथा निरीक्षण करने हेतु मान्यता प्रदान हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युवा व्यक्ति की परिभाषा क्या होता है? वैसा व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। कुमार व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है? कुमार या किशोर। इसमें कहते हैं वैसे व्यक्ति जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परंतु 18 वर्ष से कम हो, अर्थात 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच के जो भी व्यक्ति होंगे उन्हें हम कुमार या किशोर कहा जाएगा। बालक होता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालक कहा जाता है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियोजित प्रतिबंध है। अल्प आयु, अल्पव्याय या युवा व्यक्ति, जो व्यक्ति 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परंतु 18 वर्ष से कम हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति चाहे वो बालक हो या कुमार हो उसे युवा व्यक्ति कहा जा सकता है। कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर वर्ष का तात्पर्य 12 माह के कुल दिनों से है जो किसी भी वर्ष की पहली जनवरी से प्रारंभ होता है। देख लीजिए, एक कैलेंडर वर्ष होता है, एक होता है वित्तीय वर्ष होता है, एक मौद्रिक वर्ष होता है। कैलेंडर वर्ष में क्या होता है कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक होता है। वित्तीय वर्ष में क्या होता है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। एक मौद्रिक वर्ष होता है जो कि आरबीआई के द्वारा चालू की जाती है, जिसमें 1 जुलाई से लेकर के 31 जून तक होता है। ये सब होता है। 3 तरीके होते हैं। तीसरा होता है दिन। दिन का तात्पर्य है कि 24 घंटे से जो मध्य रात्रि से प्रारंभ होता है। सप्ताह, सप्ताह से तात्पर्य है शनिवार को मध्य रात्रि से प्रारंभ होने वाला 7 दिनों की अवधि से है। या मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा किसी क्षेत्र के लिए लिखित रूप से स्वीकृत किसी अन्य मध्य रात्रि से प्रारंभ होने वाली 7 दिन की अवधि से है। यदि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट का कारखाना मुख्य कारखाना निरीक्षक ये बोल देता है कि भैया कि इस क्षेत्र में जो भी श्रमिक काम करेंगे इनका कार्य करने का जो साप्ताहिक कार्य होगा आज से माना जाएगा, आज माने कि वेडनेसडे को मध्य रात्रि से माना जाए तो वही स्वीकृत किया जाएगा। श्रमिक, श्रमिक की परिभाषा क्या होता है? श्रमिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उद्योग या प्रतिष्ठान में कुशल, अर्धकुशल, कुशल, अति कुशल या अन्य कार्यों में भाड़े या पुरस्कार पर नियोजित हो, चाहे वह पारिश्रमिक पर हो अथवा बिना पारिश्रमिक पर, चाहे वह नियोजन की देखरेख में हो, चाहे वह नियोजक की देखरेख में करता हो या बिना देखरेख में, उसे श्रमिक कहा जाएगा। इसके अंतर्गत छटनीग्रस्त और सेवानिवृत्त व्यक्ति भी शामिल होते हैं। यानी कहने का मतलब कि वैसा श्रमिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उद्योग में या प्रतिष्ठान में कुशल हो, अकुशल हो, अति कुशल हो, अर्धकुशल हो या अन्य कार्यों में भाड़े या पुरस्कार पर नियोजित किया गया हो, चाहे वह पारिश्रमिक पर हो, होता है ना कि भाड़े पर हो या पारिश्रमिक पर हो या बिना पारिश्रमिक पर हो, चाहे मैनेजमेंट के देखरेख में हो या बिना देखरेख में, उसे श्रमिक कहा जाएगा। इसके अंतर्गत छटनीग्रस्त या सेवानिवृत्त व्यक्ति भी शामिल होते हैं, लेकिन श्रमिक के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे। जैसे थल सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत श्रमिक, वायुसेना अधिनियम 1950 के अधिनियम, जल सेना अधिनियम 1951 के अंतर्गत श्रमिक, प्रशासनिक सेवा के श्रमिक, पुलिस सेवा के श्रमिक, कारा सेवा के श्रमिक, प्रबंधकीय सेवा के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक। इतना हम लोग अब डिफिनीशन पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं कारखाना अधिनियम को किस तरह से स्टार्ट किया गया, क्या कारण था कि कारखाना अधिनियम लागू किया जाए। सबसे पहले इसका हिस्ट्री सुनिए कि भारत में औद्योगिक क्रांति का इतिहास 1850 से माना जाता है। भारत में औद्योगिक क्रांति का इतिहास सन 1850 से माना जाता है। सर्वप्रथम हमारे देश में सूती वस्त्र का मिल का स्थापना 1851 के बम्बई में हुआ था और सर्वप्रथम देश का प्रथम जूट मिल
का स्थापना 1854 में बंगाल में हुआ था। भारत में श्रम आंदोलन का प्रारंभ 1875 ईस्वी में हुआ था। अब हुआ क्या कि 1850 से लेकर के 1854 तक में कारखाने स्टार्ट हुए, उद्योग स्थापित होने लगे। स्थापित होते 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 इधर हमारे देश में क्या हुआ कि श्रम आंदोलन स्टार्ट हो गया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ गई थी। औद्योगिक क्रांति आ गई, औद्योगिक क्रांति के कारण से क्या हुआ कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो लेबर की आवश्यकता पड़ी, श्रम बल की आवश्यकता पड़ी। श्रम बल की आवश्यकता पड़ी तो इस कारण से क्या हुआ कि अब जितने भी श्रमिक थी अब उनकी समस्याओं का समाधान, उनके साथ जो भी समस्या उत्पन्न होने लगा उसके समाधान के लिए बात उठने लगी। इस तरीके से मैनेजमेंट जो भी था, जो भी नियोजक होते थे, मैनेजमेंट होते थे, कंपनी के मालिक होते थे, वो श्रमिक को ज़्यादा घंटे काम कराते थे। ज़्यादा घंटा काम करते थे तो उनसे और कम वेतन दिया जाता था और बिना रेस्ट के दिया जाता था। महिलाओं को भी ऐसी काम किया जाता था, बच्चों का भी ऐसा स्थिति था कि बच्चों के अनलिमिटेड वर्क काम किया जा रहा है, 12 घंटा 13 घंटा, महिलाओं से भी 12-13 घंटा काम किया जा रहा है। 18 महिलाओं से तो 18-18 घंटा, पुरुषों से 18-18 20-20 घंटा तक कभी कभी कंटिन्यू काम किया जाता था। तो इस सब चीज़ को देखते हुए एक बहुत गुस्सा लोगों में था। तो इसलिए भारत में सर्वप्रथम एक श्रम आंदोलन प्रारंभ हुआ। श्रम आंदोलन हुआ कब हुआ भाई? 1875 में हुआ। तो अब इसका नेतृत्व किसने किया था? एम एन लोखंडे ने के नेतृत्व में 1875 में श्रम बल आंदोलन स्टार्ट हुआ। श्रमिक औद्योगिक श्रमिक अपनी समस्या की ओर ध्यान को सरकार को आकृष्ट किया। इस माध्यम से क्या हुआ कि औद्योगिक के जितने भी श्रमिक जो थे, औद्योगिक श्रमिक थे, अपनी समस्याओं को सरकार की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया। इसी के दरमियान सरकार के द्वारा भारत में प्रथम कारखाना आयोग 1875 में स्थापित की गई। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सर्वप्रथम भारत में कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया। किसके? प्रथम कारखाना अधिनियम 1875 के रिपोर्ट के आधार पे। कब भाई? 1881 में भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया। यह अधिनियम देश में सूती वस्त्र के साथ देश में वस्तुओं विनिर्माण करने वाले सभी कारखानों में लागू था। यह अधिनियम देश में सूती वस्त्र के साथ देश में वस्तु निर्माण करने वाले सभी कारखानों पर लागू था। इस नियम में एक कॉमन कंसेप्ट बनाया गया था कि सबके लिए ये काम किया जाएगा, 18 घंटे काम किया जाएगा, 20 घंटे काम किया जाएगा। इस तरह से एक कॉमन चीज़ बनाया गया था। लेकिन सर्वप्रथम साप्ताहिक अवकाश की बात नहीं थी। महिलाओं का कोई कार्य का टाइम बाउंड नहीं था। बच्चों के लिए कोई काम का प्रतिबंध नहीं था। काम का एक समय निर्धारित नहीं किया गया था कितने घंटे काम करेंगे। बस एक जनरल व्यू से बना दिया गया था। लेकिन सर्वप्रथम साप्ताहिक कार्य के घंटे, विश्रामावकाश, अतिकाल के मजदूरी का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम में? भारतीय कारखाना अधिनियम 1922 के अंतर्गत में। इससे पहले जितने भी अधिनियम पास हुए उसमें सिर्फ महिलाओं को, बच्चों को सिर्फ टाइम बाउंड किया गया। महिलाओं को कभी 12 घंटे काम कराया गया। किसी अधिनियम में बच्चों को रिबेट दिया गया, भैया आप 7 घंटे काम करा सकते हो, सुबह 6 से रात को 8 बजे तक काम करा सकते हो। इस तरह से हर एक प्रावधान किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि सर्वप्रथम साप्ताहिक कार्य के घंटे, विश्रामावकाश, अतिकाल के मजदूरी इत्यादि इस का प्रावधान सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम 1922 में किया गया। इस अधिनियम का मुख्य बिंदु और ये था कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध कर दिया गया। सबसे पहली बात ये सबसे पहले हुआ था ये कारखाना अधिनियम में कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध कर दिया गया। और 12 से 15 वर्ष के बच्चों की जो कार्य की अवधि थी 6 घंटे प्रतिदिन की गई। इससे पहले जितने भी अधिनियम थे उसमें 8 घंटे, 7.5 घंटे, 9 घंटे तक थे। यह अधिनियम प्रथम विश्व युद्ध के यह अधिनियम कब आया भाई? यह अधिनियम लागू हुआ कब भाई? प्रथम विश्व युद्ध के वर्साय संधि के पश्चात हुआ और आईएलओ की स्थापना और इसके अभिसमन के प्रभाव। इस अधिनियम को पारित करने में 2 फैक्टर थे। पहला था प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, उसमें वर्साय की संधि हुई थी।
दूसरा हुआ था कि आईएलओ की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, और उसके द्वारा इसके रिगार्डिंग जैसे कि साप्ताहिक अवकाश, साप्ताहिक कार्य के घंटे, विश्रामावकाश, अतिकाल कार्य की मजदूरी के लिए कन्वेंशन किया गया था एंड रिकमेंडेशन भी पास किया गया था। इसके दबाव में सरकार को आकर के ये पारित करना पड़ गया। कारखाना अधिनियम 1934 में श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाए गए। सर्वप्रथम हमारे देश में श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधान कब किया गया? कारखाना अधिनियम 1934 में किया गया। इसमें क्या किया गया था? कार्य के घंटे में मौसमी कारखाने में महिलाओं के लिए 10 घंटा, पुरुषों के लिए 11 घंटे, बारहमासी में सभी वर्ष के लिए 10 घंटे और साप्ताहिक में 54 घंटे। अब श्रमिकों के लिए अभिसमयन क्या क्या पास किया गया, जिसके रिगार्डिंग जिसके आधार पे हमारे देश में कारखाना अधिनियम पारित हुआ। पहला हुआ कार्य के घंटे उद्योग अभिसमय 1919, नाइट वर्क महिला अभिसमय 1919, रिविजन इसमें हुआ 1934 1948, न्यूनतम आयु उद्योग अभिसमयन 1919। चौथा हुआ नाइट वर्क ऑफ यंग पर्सन्स इंडस्ट्री अभिसमयन 1919, रिवाइज 1948, 2 बार विभाज हुआ, ठीक ना। साप्ताहिक अवकाश और उद्योग अभिसमयन 1921, लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जितने चीज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार पूछा जाएगा कार्य आईएलओ के द्वारा कार्य घंटे के अभिसमन कब पारित किया गया 1919। नाइट वर्क महिला के लिए अभिसमन कब पारित किया 1919। रिवाइज अभिसमन कब किया गया 1934 में। इस तरह से कुछ भी रिवाइज भी किया गया है। न्यूनतम आयु उद्योग अभिसमन 1919, नाइट वर्क फॉर यंग पर्सन के लिए इंडस्ट्री के लिए 1919। ये कॉमन चीज़ देखिए, नाइट वर्क एक चीज़ देखा गया कि कार्य के घंटे नाइट वर्क आपका हो गया, नाइट वर्क फॉर यंग पर्सन, फिर आपका हो गया ये चीज़ तीनों चीज़ है। न्यूनतम आयु, ये सब 1919 के अभिसमन में, यानी कि जब आईएलओ स्थापना हुई तो उसी वर्ष ये सब श्रमिकों के रिगार्डिंग श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ये सब चीज़ अभिसमन पारित कर दिया गया। इसी के आधार पर हमारे देश में भी कारखाना अधिनियम 1922 में जो प्रावधान किए गए इसी का एक प्रभाव था। कारखाना अधिनियम हमारे देश में 23 सितंबर 1948 को पारित किया गया और पूरे देश में 1 अप्रैल 1949 में पूरे देश में लागू हुआ। सर्वप्रथम सवेतन अवकाश का प्रावधान किसमें किया गया? कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया। इसमें 12 अध्याय विभक्त है। इसमें से 4A को 1986 में जोड़ा गया और 1948 में 11 अध्याय थे। 4A को 1986 में जोड़ा गया है, इस तरह से ये 12 हो गए। अनुसूची 1 में खतरनाक कार्यों वाले उद्योगों को सूची किया गया है। अनुसूची 1 में खतरनाक कार्य वाले उद्योगों को सूची। अनुसूची 2 में रासायनिक पदार्थों के प्रयोग हेतु अनुसूची, अनुमति की स्थिति। तीसरा बीमारियों की सूची, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुसूची 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। जैसे अनुसूची 1 कारखाना कार्य वाले उद्योगों की सूची, अनुसूची 2 रासायनिक पदार्थों के प्रयोग हेतु अनुमति की स्थिति, अनुसूची 3 बीमारियों की सूची। यह कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित है, परंतु राज्य में लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अब आइए कारखाना अधिनियम 1948 का प्रावधान, क्या क्या प्रावधान किया गया है। अध्याय 3 में स्वास्थ्य के रिगार्डिंग बात की गई है। इसमें आता है सफाई की व्यवस्था। प्रत्येक संस्थान में नियोजक द्वारा नियोजन स्थल को साफ सुथरा रखना अनिवार्य होगा। दैनिक सफाई, साप्ताहिक धुलाई, 14 महीने पर पुताई, 3 वर्षों पर बार्निश, 5 वर्षों पर रिपेयरिंग कार्य करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार इस संबंध में मानक स्थापित कर सकती है।
दूसरा होता है कचरे या बहिस्राव का निष्कासन। प्रत्येक संस्थान में विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले कचरे एवं गंदे पानी के निष्कासन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ताकि स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े। तीसरा ये संवातन एवं तापमान। प्रत्येक संस्थान में उचित संख्या में उचित जगह में संवातन को लगाना अनिवार्य होगा ताकि ताज़ी हवा आ सके। तापमान की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि श्रमिक आराम से काम कर सके। इसके लिए दीवार की मोटाई बढ़ाया जा सकता है तथा अन्य कृत्रिम उपाय किए जा सकते हैं। चौथा, धूल एवं धुआं। जिस संस्थान में विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान धूल एवं धुआं निकलता हो वहाँ उसके निष्कासन की व्यवस्था होना अनिवार्य चाहिए। इसके लिए शुद्धिकरण तथा चिमनी की ऊंचाई को अधिक बढ़ाया जा सकता है। कृत्रिम आर्द्रता। प्रत्येक संस्थान में कार्यस्थल पर कृत्रिम नमीकरण की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा ताकि श्रमिक आराम से काम कर सके। नमी को हटाने एवं बढ़ाने का उपकरण लगाना होना चाहिए। अति भीड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी हमेशा इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है अति भीड़ के रिगार्डिंग, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। प्रत्येक संस्थान में कार्यस्थल को अति भीड़ से मुक्त रखना होगा। प्रत्येक कर्मचारी के लिए काम करने की जगह 9.9 घन मीटर। यह क्या है भाई? यह अधिनियम के लागू होने से पूर्व संस्थानों के लिए है। दूसरा, अधिनियम के लागू होने के बाद के संस्थानों में 14.2 घन मीटर क्यूब प्रत्येक व्यक्ति के लिए जगह चाहिए काम करने के लिए। अर्थात यानी कि इससे अति भीड़ को विमुक्त करना चाहिए। कार्यस्थल अति भीड़ से विमुक्त होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने की जगह कितना दिया जाए? अधिनियम लागू होने के पूर्व जो भी संस्थान लागू हैं वहाँ पे 9.9 घन मीटर होने चाहिए और जहाँ अधिनियम लागू हो चुका है वहाँ पे 14.2 घन मीटर क्यूब लागू होना चाहिए। यदि फर्श से छत की ऊंचाई 4.2 मीटर से अधिक है, 4.2 मीटर से अधिक है तो गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रकाश की व्यवस्था। प्रत्येक संस्थान में कार्यस्थल पर प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। प्रकाश को घटाने एवं बढ़ाने का उपकरण लगाना होना चाहिए। 8वां में आ जाता है पीने का जल। प्रत्येक संस्थान में नियोजक द्वारा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। यह स्थान शौचालय एवं मूत्रालय से 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। यदि संस्थान में बहुसंख्यक भाषा में समझने वाले लोग हों तो उनकी समझी जाने वाली भाषा में पेयजल लिखा होना चाहिए। वैसे संस्थान जहां 250 से अधिक श्रमिक काम करते हैं वहां गर्मी के दिनों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा या कोल्ड वाटर लगाना अनिवार्य होगा। शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था। प्रत्येक संस्थान में नियोजक द्वारा पुरुष एवं महिला कर्मचारी के लिए अलग अलग शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी। यह पर्दा युक्त होना चाहिए। कम से कम 3 फीट की ऊंचाई तक टाइल्स लगा होना चाहिए। सप्ताह में एक बार कीटाणुनाशक से धोना अनिवार्य होना चाहिए। 10th में आ जाइए पिकदान। नियोजक द्वारा संस्थान में उचित संख्या में उचित जगह पर पिकदान की व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पिकदान से बाहर थूकता है तो उसे 5 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अब आइए अध्याय 4 वयस्क श्रमिकों के कार्य के घंटे। यह अध्याय 4 में आता है और ये 51 से 61 धारा के अंतर्गत आता है। इसमें दैनिक कार्य 9 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी श्रमिक से दैनिक 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। साप्ताहिक कार्य किसी श्रमिक से 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता है। अर्थात एक सप्ताह में किसी श्रमिक से 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता है। विश्राम अंतराल किसी भी श्रमिक से
आधा घंटे का विश्राम अंतराल दिए बिना लगातार 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता है। मुख्य कारखाना निरीक्षक के आदेश पर 6 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। अतिकाल ओवर टाइम, किसी भी व्यक्ति श्रमिक से अतिकाल दैनिक 10 घंटे तथा साप्ताहिक 54 घंटे से अधिक नहीं लिया जा सकता है। अतिकाल काम करने के लिए अतिकाल दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा जो सामान्य मजदूरी से दुगनी होगी। 5वां, विस्तृति। विस्तृति यानी कार्य के घंटे का विस्तार। किसी व्यस्क श्रमिक का कार्य का विस्तार दैनिक 10.5 घंटा से अधिक नहीं होना 10.5 घंटे से अधिक नहीं होगा। मुख्य कारखाना निरीक्षक के आदेश पर 12 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। साप्ताहिक छुट्टी, नियोजक द्वारा श्रमिक को साप्ताहिक 1 दिन की छुट्टी देना अनिवार्य होगा। यदि वह साप्ताहिक छुट्टी के दिन भी काम करता है, यदि कोई श्रमिक साप्ताहिक छुट्टी के दिन कार्य कर लेता है तो वह 10वें दिन के अंदर छुट्टी देना अनिवार्य होगा। यदि 10वें दिन भी देने में असमर्थ हो जाता है, नियोजक नहीं दे पाता है, तो उसे उसी माह या 2 माह के अंतर्गत प्रतीकात्मक छुट्टी की व्यवस्था की जाएगी, अर्थात लगातार छुट्टी की व्यवस्था करेगी। यानी कि 4 छुट्टी या 3 छुट्टी मिलाकर के उसको एक साथ छुट्टी दिया जाएगा। परस्पर व्यापी पारियाँ यानी शिफ्ट यानी लगातार शिफ्ट, यानी किसी कारखानों में पारियों की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए कि एक ही समय एक ही प्रकार के कार्यों में एक से अधिक टोली लगी नहीं हो, यानी कि एक ही समय पर एक ही कार्य के लिए एक से अधिक ग्रुप काम नहीं कर रहा हो। ये ध्यान रख दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और आपस में तनाव की भावना क्रिएट हो सकता है। दूसरा बात है कि दोहरे नियोजन में प्रतिबंध, यदि नियोजक द्वारा श्रमिक से एक दिन में 2 अलग अलग कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। कार्य की घंटे की सूचना, कार्य की घंटे की सूचना, नियोजक द्वारा कार्य की अवधि की सूचना सभी के लिए सूचना पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सूचना में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। पहला, दैनिक एवं साप्ताहिक कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, अतिकाल, विस्तृत, साप्ताहिक छुट्टी इत्यादि। रजिस्टर का अनुरक्षण, प्रत्येक संस्थान के नियोजक द्वारा नियोजक स्थल पर एक रजिस्टर रखा जाएगा। रजिस्टर में श्रमिक का नाम, पता, कार्य की प्रकृति, दी जाने वाली मजदूरी इत्यादि का उल्लेख रहेगा। 11, छुट्टी देने की शक्ति एवं नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार दैनिक एवं साप्ताहिक कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, विस्तृति यानी कार्य घंटे का विस्तार इत्यादि के संबंध में छुट्टी के लिए नियम बना सकती है। यह नियम अग्रलिखित प्रकार के श्रमिकों के लिए बनाई जा सकती है। छुट्टी देने की शक्ति एवं नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार का होगा। महिलाओं के कार्य के घंटे आदि का नियतन, महिलाओं से निर्धारित घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा। रात्रि 10 बजे के बाद तथा सुबह 5 बजे के पूर्व काम नहीं लिया जाएगा। यह विशेष स्थिति में, सामान्य स्थिति में 7 बजे शाम से लेकर के सुबह 6 बजे तक कार्य नहीं लिया जाएगा। अब आइए कल्याण, अध्याय 5, धारा 42 से 50। फर्स्ट है धुलाई एवं स्नान की व्यवस्था। प्रत्येक संस्थान में नियोजक द्वारा पुरुष एवं महिला श्रमिकों के लिए अलग अलग धुलाई की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। यह पर्दा युक्त होना चाहिए। इस स्थान पर श्रमिक स्नान कर सकते हैं तथा गीले कपड़े को धो सकते हैं। राज्य सरकार इस संबंध में मानक स्थापित कर सकती है। अब आइए दूसरा, वस्त्रों को रखने एवं सुखाने की व्यवस्था। नियोजक द्वारा श्रमिकों के वस्त्रों को रखने तथा गीले कपड़ों को सुखाने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। बैठने की सुविधा, नियोजक द्वारा संस्थान में श्रमिकों को बैठने की सुविधा देना अनिवार्य होगा ताकि श्रमिक खड़े होकर काम करते हैं तो कुछ समय के लिए आराम कर सके। जैसे कि आप देखे होंगे कि खड़े होकर कोई काम कर रहा है और
काम करते थक गया तो कम से कम 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आपकी कुर्सी का व्यवस्था हो, टेबल का व्यवस्था हो, जिससे आदमी बैठ कर थोड़ा सा आराम करके फिर अपना काम करे। प्राथमिक उपचार। जिस संस्थान में 150 से अधिक श्रमिक काम करते हैं वहाँ प्राथमिक उपचार बॉक्स या कबर्ड का व्यवस्था की जाएगी। इस केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षित नर्स, डॉक्टर, मरहम पट्टी की व्यवस्था करना तथा दवाइयों की व्यवस्था की जाएगी ताकि दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार किया जा सके। जिस संस्थान में 500 से अधिक श्रमिक काम करते हो वहाँ एक एम्बुलेंस रूम की स्थापना की जाएगी और साथ में मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राथमिक उपचार के लिए, जिसमें कि पूछा जाता है कि कितने श्रमिक के लिए प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए 150 और कितने के लिए एम्बुलेंस रूम चाहिए 500 से अधिक। अब तीसरा ये कैंटीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस संस्थान में 250 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हो तो वहाँ नियोजक द्वारा कैंटीन की स्थापना की जाएगी। इसके रख रखाव पर जो भी खर्च आएगा उसका व्यय नियोजक द्वारा करेगा। कोई भी श्रमिक कैंटीन से बाहर खाना नहीं खाएगा। ठहराव, विश्राम कक्ष एवं भोजन कक्ष, शेल्टर, रेस्ट रूम एवं लंच। जिस संस्थान में 150 से अधिक कर्मचारी काम करते हो वहाँ नियोजक द्वारा आश्रय या विश्राम कक्ष एवं भोजन कक्ष की स्थापना की जाएगी। यदि जिस संस्थान में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध हो तो नियोजक अलग से रेस्ट रूम, शेल्टर एवं लंच रूम की व्यवस्था नहीं करेगा। शिशुगृह यानी कक्ष। जिस संस्थान में कम से कम 30 महिलाएं कार्यरत हैं, काम करती हैं, वहाँ शिशुगृह की स्थापना की जाएगी। शिशुगृह में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रख सकते हैं। इसमें शिशुगृह में निःशुल्क प्रशिक्षण, दाई यानी आया, अल्पाहार एवं खिलौने की व्यवस्था नियोजक द्वारा किया जाएगा। कल्याण पदाधिकारी। जिस संस्थान में 500 या 500 से अधिक श्रमिक काम करते हो तो नियोजक द्वारा कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसकी योग्यता एवं कर्तव्य का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। कल्याण संबंधी नियम बनाने का अधिकार। कल्याण संबंधी नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। नियम बनाने का शक्ति का अधिकार भी राज्य सरकार को होती है। अब आइए युवा व्यक्तियों के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स। बालकों के नियोजन के लिए प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता है। अल्प व्यय व्यक्तियों की योग्यता एवं स्वास्थ्य। दूसरा आता है स्वास्थ्य संबंधी योग्यता एवं प्रमाण पत्र। नियोजक या प्रबंधक द्वारा बालक श्रमिकों को प्रतिष्ठा में तभी नियोजित किया जाएगा जब वह उसका योग्यता का प्रमाण पत्र रखता हो तथा उसका आशय है कि वह टोकन रखता हो। योग्यता प्रमाण पत्र के लिए श्रमिक स्वयं या माता पिता या अभिभावक या नियोजक द्वारा प्रशिक्षण हेतु प्रमाण पत्र शल्य चिकित्सा पदाधिकारी के पास एक आवेदन देंगे। चिकित्सा पदाधिकारी निरीक्षण कर निम्नलिखित प्रकार से निर्गत करेंगे। इसमें ये होता है कि कोई भी अगर बच्चा अगर किसी कंपनी में काम करने आता है तो उसका स्वास्थ्य संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। क्या बच्चा ये काम करने लायक है या नहीं है, या काम करने लायक है तो किस अवस्था का है, या बच्चे जैसा कार्य करेगा या वयस्क जैसा कार्य करेगा। कार्य की प्रकृति डिसाइड किया जाता है। इसके जो भी डॉक्टर होते हैं, शल्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, जो सर्टिफिकेट देते हैं वो सर्टिफिकेट को श्रमिक को नियोजक को जमा करना होता है और नियोजक उसके एवज में एक टोकन देता है। वो टोकन अपने पास रखना पड़ता है।
यही यही प्रूफ होता है कि उसने योग्यता प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है। जब किसी निरीक्षक द्वारा अगर बच्चे से अगर टोकन मांगा जाए तो टोकन उनको देना अनिवार्य होगा, दिखाना अनिवार्य होगा। और इस दूसरी बात ये भी है कि इसमें जो भी है मेडिकल कराने की जिम्मेदारी है वो नियोजक की होती है। जो भी खर्च नियोजक होता है, माता पिता भी करा सकते हैं, अभिभावक भी करा सकते हैं, बच्चा स्वयं भी कर सकता है, लेकिन मुख्यतः नियोजक द्वारा किया जाता है ये चीज़। और चिकित्सा पदाधिकारी का परीक्षण निम्न प्रकार से प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। जैसे पहला, यदि वह 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो बालक प्रमाण पत्र देगा। 14 वर्ष पूरा कर लिया है तो उसको बालक प्रमाण पत्र देगा। यदि 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है तो दिन भर वयस्क की तरह कार्य करेगा। वो वयस्क प्रमाण पत्र देगा। जो भी खर्च आएगा उसका व्यय नियोजक द्वारा किया जाएगा। चिकित्सा पदाधिकारी को प्रमाण पत्र रद्द करने के भी शक्ति अधिकार होगा, लेकिन इसका कारण बताना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, 1 वर्ष के बाद नवीनीकरण करना अनिवार्य होता है। यानी कि इसमें देखिए कि बच्चे जैसा कार्य कैसा होगा, 14 से 18 वर्ष के बच्चा जो होगा ना वो बच्चे जैसा कार्य होगा, यानी उसको युवा व्यक्ति कहा जाएगा। और दूसरा बात है कि जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के बाद होगा वो कुमार का होगा, यानी वयस्क जैसा कार्य करेगा। इसका वैलिड 1 साल के लिए होगा और 1 साल के बाद हमेशा एनुअल कराना होगा, और एनुअल में जो भी खर्च आएगा उसका खर्च का जिम्मेदार नियोजक द्वारा भरपूरी की जाएगी। अब वयस्क का टोकन, अब इसके लिए क्या होता है कि टोकन दिया जाता है। आपको बताया कि हमने कि इसके लिए टोकन दिया जाता है कि जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है बच्चों को, श्रमिक को, तो वो क्या करता है कि नियोजक को जमा करता है। तो नियोजक उसके एवज में, मेडिकल सर्टिफिकेट के एवज में एक टोकन इशू करता है, टोकन देता है, जो श्रमिक को हमेशा रखना होता है, वही टोकन दिया जाता है। काज के घंटे किसी भी बालक से दैनिक 4.5 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता है। विश्रामांतराल सहित 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता है। महिला बालक साप्ताहिक छुट्टी 1 दिन देना होगा, अनिवार्य होगा। रात्रि 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पूर्व काम नहीं लिया जा सकता है। बालिका उसे सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक, बालिकाओं से सुबह 8 बजे के बाद एवं शाम को 7 बजे से पूर्व कार्य नहीं लिया जा सकता है। बालिकाओं को एक ही पाली में नियोजित किया जा सकता है। पाली में परिवर्तन में मुख्य निरीक्षक के आदेश के बिना 30 दिनों में एक बार से अधिक नहीं किया जा सकता है। यानी महिलाओं को अगर शिफ्ट चेंज करना है तो मुख्य कारखाना निरीक्षक के आदेश पर किया जाएगा, वो भी 30 दिन में एक बार ही किया जा सकता है। अब आइए वार्षिक सवेतन, एनुअल लीव विथ वेजेज, अध्याय 8। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आवश्यक शर्त क्या है? यदि कोई श्रमिक किसी कारखाने में एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन तक काम किया हो तो वह श्रमिक वार्षिक सवेतन अवकाश का हकदार होगा। इसमें जरूरी छुट्टी जैसे कामबंदी, प्रकृति छुट्टी, मातृत्व छुट्टी, CL मैंने आकस्मिक छुट्टी, कामबंदी छुट्टी, प्रकृति छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी, जो भी छुट्टी होता है, जो वैध छुट्टियां हैं उसमें शामिल होता है। यदि दुर्घटना के कारण श्रमिक विकलांगता हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह शर्त लागू नहीं होता है। मृत्यु के बाद की स्थिति में उस श्रमिक को मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा। छुट्टी के लिए आवेदन, नियोजक द्वारा सवेतन अवकाश छुट्टी के लिए आवेदन श्रमिक को नियोजक को आगामी पूर्व देना होगा, यानी कि पहले ही देना होगा। यदि श्रमिक लोकोपयोगी सेवाएं जैसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में नियोजित हो
तो उनको छुट्टी के लिए 30 दिन पूर्व सूचना नियोजक को देना होगा। अगर नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में काम करते हैं तो 15 दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व होता है। सॉरी, इसमें 10 दिन लिखा हुआ है, 15 दिन पूर्व होता है। ऐसे 15 दिन पूर्व आपको सूचना देना पड़ता है। यदि कोई भी श्रमिक एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक नहीं प्राप्त कर सकता है, कोई भी श्रमिक वार्षिक सवेतन अवकाश छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार ही प्राप्त कर सकता है, 3 बार से ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकता है। आपने क्या समझा इसमें कि उसे अग्रिम आवेदन देना होगा। दूसरा होगा लोकोपयोगी सेवा में अगर नियोजित है तो 30 दिन पूर्व होगा। अगर नन अलोकोपयोगी सेवा या अर्थात नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में है तो 10 दिन पूर्व, या नहीं, इसमें 15 दिन पूर्व है, 15 दिन पूर्व है, गलत लिखा हुआ है, 15 दिन पूर्व है। और कोई भी श्रमिक एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार से अधिक प्राप्त करेगा। आकस्मिक स्थिति में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होती है। सवेतन अवकाश की दर, व्यस्क श्रमिक को 20 दिनों पर कार्य करने पर 1 दिन का सवेतन छुट्टी मिलती है, जबकि बालक श्रमिक को 15 दिन कार्य करने पर 1 दिन का सवेतन छुट्टी मिलती है। छुट्टी का कारण, व्यस्क श्रमिक के लिए यदि किसी कारणवश वह छुट्टी नहीं ले पाता है तो वह छुट्टी अगले वर्ष जुट जाता है और वह मैक्सिमम 30 दिन से अधिक नहीं, वह छुट्टी का कारण 30 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकता है, जबकि बालक की स्थिति में 40 दिन तक इकट्ठा कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि अगर 30 दिन से अधिक छुट्टी हो जाता है तो वह छुट्टी लैप्स माना जाता है। यदि किसी कारणवश नियोजक छुट्टी नहीं दे पाता है, अर्थात छुट्टी मांगने के बावजूद नियोजक छुट्टी नहीं दे पाता है, तो उस स्थिति में छुट्टी ऐड होगा और नियोजक द्वारा छुट्टी सवेतन अवकाश देना पड़ेगा बच्चों को, श्रमिक को। सवेतन अवकाश संबंधी उपबंध लागू नहीं होंगे। नियोजक और श्रमिक के बीच कोई समझौता हो गया हो या करार हो गया हो या न्यायिक निर्णय के अंतर्गत लंबी छुट्टी पर श्रमिक चला गया हो, ये 2 चीज़ के केस में ये आपका सवेतन अवकाश संबंधी जो भी उपबंध लागू नहीं होता है। मजदूरी का भुगतान, यदि मजदूरी का भुगतान सवेतन मजदूरी का भुगतान श्रमिक की मजदूरी या पूर्णकालिक मजदूरी के आधार पर किया जाता है। इसमें महंगाई भत्ते शामिल होते हैं परंतु बोनस और ओवर टाइम का शामिल नहीं होता है। अग्रिम भुगतान, यदि नियोजक द्वारा व्यस्क श्रमिक को 4 दिन या बालक को 5 दिन की अग्रिम छुट्टी स्वीकृत करती है तो छुट्टी लेने से पूर्व मजदूरी भुगतान कर दिया जाएगा। नहीं दी गई मजदूरी का वसूली, अगर कोई नियोजक अगर वसूली नहीं देता है, वेतन नहीं देता है तो उसका किस तरह से पेमेंट किया जाएगा। लेकिन यदि नियोजक सवेतन अवकाश की मजदूरी का भुगतान नहीं करता है तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 36 के तहत मजदूरी भुगतान किया जाएगा। छूट देने की शक्ति, यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में इन प्रावधानों से बेहतर शर्तें लागू हो तो वहाँ इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में इस प्रावधानों से बेहतर सेवा लागू हो तो वहाँ इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। नियम बनाने की शक्ति, इस अधिनियम में आने वाले विषयों के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। अब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। कल क्लास जो वो देखिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।